औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो आइडेंटिटी के ऊपर सवाल आए थे, आइडेंटिटी क्राइसिस के हवाले से या आइडेंटिटी शनाख्त के ऊपर, ये सवाल काफ़ी लंबे सवाल थे। तो मैंने उसी सवालों को डिफरेंट उसके छोटे सेगमेंट्स में तोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत लंबा सवाल बन रहा था जवाब उसका। तो अभी तो मैंने एक आपको बता दिया है कि जी आइडेंटिटी जौन सी है वो कैसे पता चलेगा कि आइडेंटिटी क्राइसिस है। उसी का दूसरा सेगमेंट ये था कि आइडेंटिटी क्राइसिस का ज़िम्मेदार कौन है। देखें, ये बुनियादी तौर पे इसके लिए फिर मुझे आपको एक पीछे ले जाना पड़ेगा और साइकोलॉजी की थ्योरीज के बारे में। ये एक मुश्किल सवाल है अगर आपको पूरी बैकग्राउंड ना पता हो, लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड पता हो तो बहुत आसान सवाल है। ये भी बात होता है कि आप शुरू कहाँ से करते हैं। आपको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इसका असल जिम्मेदार कौन है। देखें, जो साइकोलॉजिस्ट हैं मसलन एरिक एरिक्सन है, जिसने स्टेजेस बनाई थी साइको सोशल डेवलपमेंट की, वो लैक ऑफ आइडेंटिटी को चाइल्डहुड के साथ जोड़ता है। और ये यहाँ तक कि वो चाइल्डहुड के पहले साल में, यानी कि एक बच्चा जो 20 साल का भी नहीं हुआ, कुछ महीनों का है, वो उस तक जोड़ता है कि ये अगर उसकी पहले साल में भी कुछ गलतियां हो जाएंगी तो वो उसकी जो मेजर लाइफ में क्राइसिस आना है आइडेंटिटी का, वो उसके लिए तैयार नहीं होगा। सो बेसिकली जो आपकी साइको सोशल डेवलपमेंट होती है वो आपकी उसी वक्त शुरू हो जाती है जबकि बच्चा अभी पैदा हुआ है। और वो एनवायरमेंटल फैक्टर जो उनसे हैं वो बहुत अहम है। अगर हम ये समझ जाएं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत अहम हैं और हमें ये भी पता हो कि एनवायरमेंटल फैक्टर से ही औलाद ने डेवलप होना है, तो इस सवाल का जवाब बहुत आसान हो जाता है। देखें, 8 स्टेजेस हैं टोटल जो एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट की बताई। वो जो 8 स्टेजेस हैं उसमें से जो 5वीं स्टेज है, वो जो 5वीं स्टेज है जिसे आप टीन एज कहते हैं, जो कि 12 के बाद इनके 13 से 18 साल तक पहुंच जाती है, ये जो आइडेंटिटी का क्राइसिस है ये नजर आपको उस वक्त आता है। आप समझ रहे हैं, नजर आपको उस वक्त आएगा क्योंकि ये स्टेज जौन सी है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन की जो स्टेज है, ये 13 और 18 यानी कि 18 तक से पहले बच्चे को इस इम्तिहान को पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ इन्हीं सालों में वो ये कर पाएगा। अगर उसके बचपन में तरबियत में कोई कमियां रह गई हैं तो उससे ये जो इम्तिहान है ये पास नहीं होगा उससे। ठीक है, तो अगर आपको ये सब कुछ समझ आ जाए तो फिर अल्टीमेटली जो आपको जिम्मेदारी नजर आएगी वो यही नजर आएगी कि जनाब ये जो उस बच्चे की लाइफ में लोग उसके साथ रहे हैं पैदाइश से लेके 18 साल की उम्र तक, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे कहीं ना कहीं कसूरवार हैं उस खाने में जहाँ पे वो रहा है, जिन जिन लोगों के साथ वो एसोसिएट रहा है। तो पहली 5 स्टेजेस, 3 जौन सी हैं वो टीनेजर्स के बाद की हैं। तो पहली 5 स्टेजेस हैं वो आप देखिए कौन सी हैं। मसलन एक स्टेज है जिसको हम कहते हैं इन्फेंट स्टेज, जो 0 से पैदाइश से लेके 12 महीने तक की स्टेज है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आप ये जानना चाहते हैं कि इस स्टेज में अगर कोई मसला रह गया है तो जिम्मेदारी किसकी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस स्टेज में बच्चे के साथ किसका वास्ता ज़्यादा रहता है, या माँ का रहता है, या खुदा न खास्ता अगर माँ नहीं है तो जो उसकी प्राइमरी केयर गिवर है, चाहे वो उसकी बच्चे की खाला थी, खुदा न खास्ता अगर माँ को कुछ हो गया है, या जिसने उसको पाला है, वो जिम्मेदार होगी स्टेज की। इस यानी कि पहले साल में वो जिम्मेदार है, पहले साल में बाप जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, जब वो बच्चा टॉडलर बन जाता है, 1 से 2 साल के उम्र में आ जाता है, यानी कि साल क्रॉस कर जाता है और साल से 2 साल, इसको हम टॉडलर स्टेज कहते हैं। ये टॉडलर स्टेज है, ये वो स्टेज है जिसमें बच्चा क्रॉलिंग भी शुरू करता है,
एक्नॉलेज भी करना शुरू करता है, चलना भी शुरू करता है, अल्फाज भी बोलना शुरू करता है, देखना भी शुरू करता है, उसको बाप का भी पता चल जाता है। तो इस उम्र में 1 से 2 साल की उम्र में अब इस स्टेज पे उसके दोनों माँ बाप यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो जिम्मेदार हैं। यानी कि अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो शायद आपको समझना आसान हो जाए। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि जी एक मियाँ बीवी थे, उनकी शादी हुई, तो जब शादी हुई उसके बाद जनाब बीवी की प्रेगनेंसी आ गई और जनाब उसका बेबी हो गया। अब बेबी अगर हो गया तो पैदाइश से लेके 12 महीने तक वो बच्चा सिर्फ माँ के साथ है, तो इसमें माँ की जिम्मेदारी है। 1 साल से 2 साल में अब उसके साथ उसकी फैमिली बढ़ गई है, अब उसको बाप का भी पता चल गया, तो सेकेंड ईयर में बाप की जिम्मेदारी भी आ गई। उसके बाद 2 से 6 साल की उम्र में इमीडिएट फैमिली जौन सी है या जो उसके पीयर्स हैं, मतलब उसके अगर बहन भाई है, उनका असर रसूख भी आना शुरू हो जाएगा, या उसके अगर रिश्तेदार हैं या उसके कोई कज़न्स हैं उनका असर आना शुरू हो जाएगा, या वो गली से कोई आ जाता खेलने के लिए, उनके असरात आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ग्रेड स्कूल की चौथी स्टेज है। ग्रेड स्कूल कहते हैं 6 से 12 साल को। इसमें बच्चे के स्कूल, उसकी टीचर्स, बच्चे के स्कूल में इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाता है। बच्चे के स्कूल में उसके जो 7 क्लास फेलोज बैठे हुए हैं, जो उसकी टीचर है, जो उसके आगे पीछे, जब बच्चा बाहर निकलना शुरू करता है, अपने नेबरहुड में जाता है, गली मोहल्ले में दोस्त यार बनाता है, तो ये सारे लोग शामिल हो जाएंगे। जब वो टीन एज में आता है तो अब वो माँ से भी निकल चुका है, बाप के असर से भी निकल चुका है, ज़्यादा इमीडिएट बहन भाइयों के असर से भी निकल चुका है। अब उसके सबसे ज़्यादा जो असर वो लेगा वो लेता है अपने क्लास फेलोज का और अपने दोस्तों का। यानी कि अब उसमें टीन एज इसलिए कहते हैं ख़तरनाक उम्र होती है कि वो बच्चों यानी कि वो जो बच्चा है अब वो दोस्तों का ज़्यादा असर लेता है। अच्छा, अब आप देखें कि अगर पहली स्टेज में माँ के साथ उसका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ, माँ अवेलेबल नहीं थी, माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, माँ ने ध्यान नहीं दिया, बच्चा बेसिक नीड्स के लिए भी चीखता रहा, दूसरे साल में बाप अवेलेबल नहीं था और वो बच्चा या बाप बदजुबान था या बाप गुस्से वाला था या चीख चहाड़ वाला था और बच्चा उससे सहमा रहता था, या बच्चा को बाप नज़र नहीं आता था, या बाप यू नो वाज नॉट हैप्पी या वाज नॉट देयर, तो इसका मतलब है कि अगर वो पहले 2 के साथ उसका ताल्लुक नहीं बना तो उसकी डिपेंडेंस जौन सी है वो फिर बाहर की दुनिया पे ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। और यही आजकल का सबसे बड़ा डायलेमा है, क्योंकि माँ बाप के साथ बच्चे की बॉन्डिंग, ये जो अटैचमेंट थ्योरी है वो इसी बेस पे बिल्ड करती है। अगर आपको ये पता हो कि ये जो आखिरी स्टेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे जिस स्टेज का नाम ही आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन स्टेज है, जो 5वीं स्टेज है और वो आपके टीन एज में आती है, जहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हम हैं कौन। लेकिन अगर हमें पिछली स्टेजेस में हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिला, हेल्दी पीयर्स नहीं मिले, हेल्दी इंटरेक्शन नहीं मिला, हम अपने लोगों पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाए, हमें मार पड़ती रही, हम जो हमारे प्यार करने वाले थे वो हमें मिसयूज़ करते रहे, अब्यूज़ करते रहे, एक्सप्लॉइट करते रहे, तो बहुत चांसेस ये हैं कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी के बारे में टोटली कंफ्यूज रहेगा। यहाँ तक कि अगर माँ बाप के ताल्लुकात ठीक नहीं थे, माँ अगर किचन में काम कर रही है या घर के काम करती थी और खुश नहीं थी और रोती थी और ये क्या है, और बच्ची को कहती रहती थी अगर तू ना पढ़ी मेरी मेरा पुत्र, या तू ना पढ़ी तो जनाब तू भी किचन में ही काम करेगी, तो वो बच्ची हो सकता है कि बच्ची होने के बावजूद उसमें लड़कों के ट्रेड्स आने शुरू हो जाएं, तो ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन आना शुरू हो जाए। तो इसमें जितने एक्टर्स आप हैं ये सारे, ये बहुत अहम है। पहली स्टेज मैंने आपको बताया कि वो स्टेज होती है जो पहले साल होता है ना, ट्रस्ट की स्टेज होती है, ट्रस्ट और बेसिक मिसट्रस्ट की स्टेज।
अगर उस वक्त माँ अवेलेबल नहीं थी या केयर गिवर अवेलेबल नहीं था या बच्चा बेबी सिटर्स के हवाले था या माँ नौकरी करती थी, तो बच्चे की माँ के साथ अटैचमेंट नहीं होती, मिसट्रस्ट होता है, वो दुनिया में आंख ही खोलता है तो उसको लगता है कि उसको दूध पीने के लिए भी चीखें मारनी पड़ती हैं, उसको अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने के लिए, डायपर चेंज करवाने के लिए भी चीखना पड़ता है। वो 5-5 मिनट बच्चा चीखता है और कोई उसको अटेंड नहीं करता तो उसका इस दुनिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा। वो बच्चा उसी लैक ऑफ ट्रस्ट से आगे ग्रो कर रहा है, उसको फिर ट्रस्ट किसी चीज़ पे भी नहीं होगा। और यही चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी उसकी, जब ये स्टेज आएगी जिसमें उसकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन होनी है, उसके अंदर बड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप माँ बाप को ये समझें कि ना सिर्फ ये कि उन्होंने पैदा किया, बल्कि माँ बाप ही ये सारा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, जो कि 5 स्टेजेस हैं। मसलन माँ बाप ही ने आपको नेबरहुड दिया हुआ, किस मोहल्ले में आप रहते हैं, माँ बाप उस मोहल्ले में दोस्त यार कैसे हैं, स्कूल किस में डाला, किस उम्र में डाला, रिश्तेदार कैसे थे, कजन्स कैसे थे, तो अल्टीमेटली तो फिर आज आके सारी जिम्मेदारी तो माँ बाप पे ही हुई। क्योंकि बाप इज अ बेसिक प्रोवाइडर और माँ जौन सी है बेसिकली शी इज पहले साल में वो केयर गिवर है, ट्रस्ट बच्चे को देती है दुनिया में। उसके बाद जब बच्चा देखना शुरू करता है तो जो दुनिया में हो रहा होता है उसके मायने देती है। अगर बाप नहीं आ रहा या खाना नहीं पका या वो खुद पैनिक हो रही है, जिस तरह से वो रिएक्ट करती है दुनिया में, अक्सर आपने देखा होगा कि ये वो स्टेज होती है 2 साल की उम्र में, 1 साल के बाद दूसरे साल में, कि बच्चा अक्सर का कुछ चीज़ गिर जाती है ना तो एकदम माँ की तरफ देखता है कि माँ कैसा रहे। उसको ये भी नहीं पता कि ये मैंने अच्छा काम किया ये बुरा किया है। वो जो माँ का रिएक्शन है उससे उसकी तरबियत होती है। अगर माँ को वो चीखता हुआ देख रहा है, माँ को रोता हुआ देख रहा है, माँ को वो पैनिक होता हुआ देख रहा है, माँ को गालियाँ निकालते हुए देख रहा है, तो साफ ज़रा उसको ये दुनिया में फिर ऐसे ही करना हो, वो समझती है, यही समझता है वो कि यार ये तो दुनिया ट्रस्ट के काबिल नहीं है। तो अगर उसको कुछ भी हो जाए, माँ बैठी हुई उसको मायने दे रही है सही, तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो इसलिए एक तरफ माँ एज अ इंटरप्रेटर ऑफ द इवेंट्स मायने दे रही है और बाप एज अ प्रोवाइडर ऑफ द रिसोर्सेस। तो अल्टीमेट जिम्मेदारी, मतलब घर कहाँ पे होगा, नेबरहुड कैसा होगा, जॉइंट फैमिली में रहना, अकेले में रहना है, स्कूल कौन सा देना है, पढ़ाना कैसे है, शाम को कहाँ पे बच्चों को लेके जाना है, पीयर्स कैसे देने हैं, किसी ऐसे गली मल्ले में रखते हैं जहाँ पे आगे पीछे सारा दिन लोग बच्चे नंगे फिर रहे हों और जनाब गाली गलोच हो रही हो, तो सादर है वो बाप की जिम्मेदारी। तो अगर ये दोनों आप समझ लीजिए तो आपको समझ आ जाएगी कि एट द एंड ऑफ द डे बहुत से लोग शामिल होते हैं बच्चे की आइडेंटिटी क्राइसिस का, आइडेंटिटी की स्टेज को क्राइसिस बनाने में, लेकिन अल्टीमेटली माँ बाप ही हैं जिनको आप ब्लेम करेंगे। ओके, तो मेरा ख्याल है कि ये अगर आप समझ जाएं तो आपके अहमियत, कहते हैं ना, माँ बाप जो पैदा करने वाले हैं और जो पालने वाले हैं, अक्सर कहा जाता है पालने वाले ज़्यादा अहम हैं पैदा करने वालों से। पैदा करने तो पैदा करके छोड़ दिया, वो तो 1 साल का 9 महीने का प्रोसेस था। जिसने परवरिश की है, ये परवरिश का अमल इतना मुश्किल है, इतना क्रिटिकल है और इतना यानी कि एक इंसान को इंसान बनाने का अमल है। किसी में जान डालना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात उसको इंसान बनाना है। तो ये हम अक्सर का समझते हैं पैदा कर दिया, तो पैदा करना तो यार जानवर भी पैदा करते हैं। बात तो शुरू होती है पैदाइश के बाद से। तो जिन्होंने आपकी परवरिश करनी है वो आपकी बच्चे की पर्सनैलिटी पे ऐसा नक्श उनका होता है कि वही सब कुछ है, या वो उसको बना देंगे या उसको बिगाड़ देंगे सारी उम्र के लिए।
तो आप सोचें कितनी अहमियत है इस चीज़ की कि जो बच्चे के माँ बाप हैं, जो यंग कपल जिनकी शादी हुई है, वो कितने एजुकेटेड होने चाहिए इस बारे में कि तरबियत का अमल कैसा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उनमें से ना बाप को पता होता है ना माँ को पता होता है, और वो साल बाद माँ बाप बन जाते हैं ये जाने बगैर कि अगर उनकी जो गलतियां हैं उसके असरात बच्चे की शख्सियत पे कितने गहरे होंगे, और उसकी तरबियत का सत्यानाश अगर फिर गया तो शायद सारी ज़िंदगी, वो कहते हैं ना, एक हम बहुत समझते हैं मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल काम है तरबियत, लेकिन मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट कहता हूँ अक्सर काल कि अगर आपको ये पता चल जाए कि एक ब्रोकन अडल्ट को जोड़ना कितना मुश्किल है, ये ठीक करना, तो ये परवरिश करना बच्चों की बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपको लगेगा बहुत आसान है। एक कोरे कागज के ऊपर लिखना बहुत आसान है। अभी उस बच्चे ने कुछ नहीं सीखा, बहुत मुश्किल है, मुझे पता है बहुत मुश्किल है पेरेंटिंग, लेकिन अगर आपको एहसास हो जाए कि अगर इस बच्चे ने कुछ गलत सीख लिया, इसकी साइकोलॉजिकली कोई मसले आ गए, इसकी डेवलपमेंट में कोई कमी रह गई, उसका जो नुकसान और उसको जो रिकवर करने की जुस्तजू है वो इतनी तकलीफ दे है कि फिर भी पता नहीं होनी है कि नहीं, हो सकेगी भी कि नहीं हो सकेगी, कि आपको लगे कि ये तो बहुत आसान काम है। तरबियत करना कितना आसान है, और ख़राब तरबियत को ठीक करना तो लग पता जाएगा वो ठीक नहीं होती, और इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये है जनाब, मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द शॉर्टेस्ट आंसर जो कि मैं आपको इसके बारे में दे सकता था। नेट पे जाइए, कुछ पढ़िए, और इसके बारे में और अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए जिनकी शादियाँ होनी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।